नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड और मैं आपके साथ हूं रितु बसंत। खबरों की शुरुआत करेंगे बागेश्वर बुलेटिन के साथ। बागेश्वर जिले के ब्लेक तोप में मूलभूत सुविधाओं के अभाव को न्यूज 31 उत्तराखंड की टीम के द्वारा प्रमुखता से दिखाया गया था। इसके बाद जब विधायक चंद्रराम दास के पास ये वीडियो पहुंचा तो विधायक ने आज इस पर अपना बयान दिया है। विधायक ने यहां ब्लेक के ग्रामीणों की समस्या को लेकर कहा कि वास्तव में ग्रामीणों के लिए सुविधाओं के अभाव में वहां जीवन बिताना मुश्किल है। इस बयान में विधायक का कहना है कि उन्होंने पहले भी 10 किलोमीटर सड़क और एक मोटर पुल का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा था, जो कि क्षेत्र में बांस और बुरास के पेड़ अधिक होने के साथ ही जनसंख्या का स्तर कम होने की वजह से निरस्त हो गया है। साथ ही उन्होंने नायल क्षेत्र से होकर ब्लेक के लिए 4 किलोमीटर की सड़क की स्वीकृति भी दे दी है, जिसमें उन्होंने ब्लेक के ग्रामीणों से सहयोग की अपील की है। ब्लेक की समस्याएं हैं, उसको लेकर आपका क्या कहना है? जो रोड की समस्या है उसको लेकर किस तरीके से आपके द्वारा निरीक्षण किया गया है? न्यूज 31 की टीम दूरस्थ क्षेत्र जो ब्लेक है वहाँ गई, मैं उनको धन्यवाद दूंगा। और वहाँ वास्तव में 8 किलोमीटर रोड से पैदल है। वहाँ के लोगों की स्थिति वास्तव में गंभीर है। मगर कुछ वर्ष पूर्व मैंने वहाँ 10 किलोमीटर रोड स्वीकृत की थी, एक मोटर पुल स्वीकृत की थी। मगर बांस बुरांस के पेड़ होने के कारण और दूरस्थ होने के कारण और जनसंख्या का मानक कम होने के कारण वहाँ 10 किलोमीटर रोड और पुल भारत सरकार के ऐसे जिले निरस्त कर दी थी। उसके बाद मैंने थकलाड़ में फिर मैंने 4-4.5 करोड़ की पैदल पुल बनाई। इस बार मैंने पापे और नायल होते हुए ब्लेक के लिए रोड स्वीकृत की है, मगर ब्लेक के लोग उसका रोड का विरोध कर रहे हैं। मैं ब्लेक के लोगों से अनुरोध करूंगा कि शेल्टा में यहाँ पुल बना हुआ है और 4 किलोमीटर रोड में ब्लेक रोड पहुँच जाती है, उसका फाइनल जो अलाइनमेंट है वो हो, लोग सर्वे में हमारा मदद करें। तो जो मेरा दूरस्थ जो एक तोक है, ग्राम सभा नहीं है, ब्लेक तोक भी रोड से जोड़ा जा सके, बशर्ते ब्लेक के लोग उसमें सहमति और जमीन देने की बात करें। इधर बागेश्वर बुहाल क्षेत्र से सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं को गांव तक पहुंचा रहे कर्मचारियों पर जानलेवा हमला होने की घटना सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक स्वरोजगार मुहिम से जुड़ने के लिए काम कर रहे हिमांशु असवाल पर कुछ ग्रामीणों ने जानलेवा हमला किया, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गए। वहीं आज मामले को लेकर स्थानीय ग्राम विकास अधिकारी राजन फरत्याल जिलाधिकारी के पास पहुंचे और आरोपी पर तुरंत कार्रवाई करने की मांग की। कर्मचारी के साथ हुई है, इस तरह की घटना हुई और क्या विरोध शुरू हुआ, क्या कर रहे हैं? ये घटना मेरे क्षेत्र में हुई है इस समय, और मेरा जो है ये आदमी जो है गया था कल जियोटेक करने के लिए, और बहुत ही जो है दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो है हम लोग रोजगार दे रहे हैं और जो है पूरी जान लगा के काम कर रहे हैं प्रवासियों के लिए। पूरा सरकार को, हम केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजना को जो है लागू कर रहे हैं, और उसके विरोध में जो है ये जो है इस तरह के लोग जो है खड़े हो जा रहे हैं। बार बार काम अच्छा कर रहा था, सब कुछ बढ़िया कर रहा था, इसको गाली गलौज करी, जान से मारने की धमकी दी गई है, और धमकी देने के साथ साथ जान से मारने का प्रयास किया गया इसको पूरी तरह से। और हम इसी विरोध में हैं, क्योंकि कल जो है पटवारी जी आए यहाँ पर, और पटवारी जी ने जो है कोई कार्रवाई नहीं करी। उन्होंने कागज़ हमसे तहरीर ली गई, लेकिन उसके बाद भी कोई जो है आश्वासन नहीं दिया गया, और अभी तक जो है, अभी इस समय आप टाइम देख लीजिए 12 बज रहा है, 12 बजे तक अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो इसी विरोध में हम जो है जिलाधिकारी महोदय से जो है निवेदन करने आए थे कि इसमें जो है कार्रवाई थोड़ा जल्दी की जाए, शीघ्र की जाए, ताकि हम जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं को जो है भली भांति जो है हम इस तरह से लागू कर सके, प्रवासियों को मदद कर सके। अपने जान पर खेलकर जो है हमारे कर्मचारी इस तरह के काम कर रहे हैं, और लेकिन जो है अभी हमको जो है इस तरह की कोई अभी तक सहायता नहीं मिल पाई है। तो जी काला फीता वाले जी हाँ, ये जो काला फीता आप देख रहे हैं, ये हमारा विरोध स्वरूप इसी विरोध स्वरूप में है, क्योंकि अभी तक जो है कार्रवाई नहीं हुई। हम इससे बहुत ज़्यादा, हमारे कर्मचारियों में बहुत ज़्यादा डर है, डर भी आप कह सकते हैं, या आप ये कहिए कि हम अनिश्चित है, मतलब हमारा भविष्य की जो है कब हमारे साथ कौन सी घटना हो जाएगी हमें पता नहीं है। जी कल मैं शाम को 4:30 बजे के करीब गांव से काम देखने के लिए और जियोटेक करने के लिए जा रहा था, तो अचानक 10-12 लोग वहां पर खड़े थे गांव, मेरे ग्राम पंचायत बुहाल लगे। तो पहले दारू पी के गाली करने लगे माँ बहन के, फिर उसके बाद हाथापाई करने लगे, फिर उसके बाद फिर मेरे को पटक के फिर मैंने अपने पापा को फ़ोन किया। पापा आए तो उनको भी माँ बहन की गाली और हाथापाई करने लगे उनके साथ भी। और वहाँ मैं काम देखने गया, प्रवासियों को काम देने के बजाय हमको ऐसे मार पड़ रही है सर। एफआईआर कराई थी पटवारी जी को कि कुछ नहीं आए, फिर तहसीलदार साहब आई, फिर तहसीलदार को फ़ोन किया, फिर रात को पटवारी जी आए थे 9:30 बजे। आपका नाम? हाँ जी।
मेरा नाम हिमांशु सिंह बंदे। बागेश्वर अस्पताल में आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए अस्पताल की सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त किए जाने को लेकर जिलाधिकारी विनीत कुमार की अध्यक्षता में आज एक बैठक की गई। बैठक में क्षेत्रीय विधायक चंद्रराम दास, नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल के अलावा विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। यहां जिलाधिकारी ने अस्पताल की सुविधाएं ठीक करने के लिए संबंधित विभाग को निर्देशित किया। साथ ही व्यवस्थाओं को दुरुस्त बनाने के लिए बैठक में कुछ नए निर्णय भी लिए गए। देखिए, आज हमने बेसिकली एक तो रिव्यू किया है, क्योंकि हमारी CPS मेरे ज्वाइन करने के बाद ये हमारी पहली बैठक थी और इसमें पूर्व में क्या अनुमोदन हुए हैं, उसका कंप्लायंस हुआ है कि नहीं हुआ है, उस पर चर्चा हुई है। और साथ में इस टाइम भी 2 प्रपोजल्स थे इनके, उस पर भी जो है निर्णय लिए गए हैं। इसमें मेजर जो हमारा डिसीजन है वो यहाँ पे इक्विपमेंट्स का है। कुछ 8 इक्विपमेंट्स इन्होंने बताए थे, मेडिकल इक्विपमेंट्स जो यहाँ पे परचेज़ किए जाने हैं। तो ये माननीय विधायक जी ने जो है विधायक निधि से इसमें धनराशि उपलब्ध करवा रहे हैं, तो उसके माध्यम से इनको जो है क्रय किया जाएगा। आज जिला अस्पताल प्रबंध समिति की आज बैठक थी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में। इसमें मूलतः जो 3 महीने का खर्च है उसका प्रस्ताव विभाग ने प्रस्तुत किया था। उसमें जिलाधिकारी और हमने ये निर्देश दिया है कि कितना हमारा महत्वपूर्ण जो कमिटमेंट धनराशि है वो कितनी है, कितना बजट सरकार से आ रहा है, कितना यूजर से आज हमारा आ रहा है, उसका पूरा प्लान बना के हमको दें। और जो पिछली विगत धनराशि है उस धनराशि का समायोजन कराएं। और जो 6 लाख रुपये मैंने यहाँ कोविड यहाँ के लिए दिया था उसका समायोजन, और जो 10 लाख के इक्विपमेंट है उसके लिए पैसा धनराशि देने की बात हमारी हुई है। और जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आज एक नई बात हुई है कि जो लोग यहाँ संविदा में हैं उनको उपनल या आउटसोर्सिंग से भी रखा जा सकता है, ताकि जो पैसा यहाँ प्रबंध समिति से दिया जा रहा है वो जो है सरकार से इनको पैसा मिल जाए, और जो हमारा 15-20 लाख रुपया जो दिया जा रहा है वो बच जाए, ताकि वो सरकार से आ जाए और इनको रेगुलर जो सरकारी नियम से पैसा मिलता है वो रखा जा सकता है। इसकी बात आज यहाँ पर हुई है। तीसरा आज महत्वपूर्ण हमने एक विषय रखा है, बागेश्वर में जो जिला अस्पताल है वहाँ ICU की बात जो हुई थी, उसके लिए 4 बेड के अस्पताल की ICU और 4 वेंटिलेटर यहाँ जिला अस्पताल के लिए उपलब्ध हो रहे हैं। और जो कोविड के लिए ICU और अस्पताल उसका जो कोविड के लिए जो वेंटिलेटर हैं वो अलग से स्थिति उसकी बनी हुई है। और एक नया प्रस्ताव मैंने आज रखा है कि बागेश्वर में कई एक्सीडेंट होते हैं, कई दुर्घटनाएं होती हैं, तो CT स्कैन जैसे चीज़ों के लिए हल्द्वानी और हल्द्वानी से बाहर जाना पड़ता है। तो बागेश्वर जिला अस्पताल में एक CT स्कैन मशीन लगाई जाए, इसका अनुमोदन आज हमने अपने प्रबंध समिति में रखा है और शासन को ये प्रस्ताव भेजा जाए ताकि यहाँ CT स्कैन मशीन भी लगाई जा सके। ऐसा आज की बैठक में मुख्य बिंदु रहा है। बागेश्वर के DLED बेरोजगारी ने आज अपनी समस्या को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में उनका कहना है कि काफी लंबे समय से DLED कोर्स कर घर पर बैठे हुए हैं, इससे उनके प्रशिक्षण का महत्व खत्म हो चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को उन्हें रोजगार देने के बारे में सोचना चाहिए। वहीं बेरोजगारों का कहना है कि प्रशिक्षण के बाद उन्हें तुरंत खाली पदों पर भर्ती किया जाना चाहिए। प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है, लेकिन उसके बाद भी सरकार दावे तो कर रही है कि नई नई नीतियाँ लाएंगे, लेकिन शिक्षक कहाँ है उसके पास स्टेज। जो शिक्षक हमारे पास है डाइटों में है, उनको पेंडिंग रखा गया है, उनको बस घरों में बैठा के रखा गया है। मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर एक सैनिक को 9 महीने की ट्रेनिंग कराने के बाद अगर घर में बैठा दिया जाए तो क्या वो लड़ने के काबिल होगा? ठीक उसी प्रकार हमारी शिक्षा व्यवस्था में भी है। हमारे शिक्षक भी 2 साल पूरा ट्रेनिंग करके आए हैं, 6 महीने पूरा विद्यालय में रहे हैं, उनको पूरा अनुभव है प्राथमिक विद्यालय का, लेकिन उसके बाद भी आप हमारी हालत देख रहे हैं इस तरीके से हो रही है। हमारी जिलाधिकारी से निवेदन है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें और हमें शीघ्र नियुक्ति दें और प्रथम अधिकार 2017-19 DLED बैच वालों को दें। जितने भी यहाँ पर प्रशिक्षित बेरोजगार हैं, हम राज्य की डाइटों से DLED का प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं और हमारा जो प्रशिक्षण था वो 31 दिसंबर तक ही हमारा पूरा हो चुका था। इसके बाद अभी 8 महीने पूरे होने को आए हैं और सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की प्राथमिक शिक्षा में
कोई भी भर्ती यहाँ पर अभी तक नहीं लाई गई है। इसके अलावा कोर्ट में कई विषयों पर यहाँ पर मैटर चल रहे हैं। लगभग 40 केसों को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक कर लगातार केस पर सुनवाई हो रही है, पर सरकार का रवैया काफ़ी ढीला होने की वजह से इन केसों पर लगातार सुनवाई नहीं हो पा रही है। इस कारण हमने आज जिलाधिकारी महोदय बागेश्वर के द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री एवं शिक्षा सचिव प्रारंभिक शिक्षा को यहाँ पर ज्ञापन प्रेषित किया है कि जल्द से जल्द प्रारंभिक शिक्षा के जो भी केस माननीय उच्च न्यायालय में चल रहे हैं उस पर तेज़ी लाते हुए और हमारे DLED प्रशिक्षुओं को जो कि प्रारंभिक शिक्षा में जिनका प्रथम अधिकार बनता है नियुक्ति का, उन्हें नियुक्ति प्रदान करने की कृपा करें। बागेश्वर दुगनाकुरी तहसील के रीमा और काफली गांव के ग्रामीणों ने आज खनन पट्टा धारक द्वारा काश्तकारों को मुआवजा नहीं दिए जाने पर जिलाधिकारी को अपनी शिकायत दर्ज कराई। यहां जिलाधिकारी से मुलाकात कर ग्रामीणों ने कहा कि उडुला में उनकी कृषि भूमि में खनन पट्टा धारक द्वारा कई सालों से बिना काश्तकारों की सहमति के नाप भूमि में जेसीबी लगाकर खनन कार्य किया जा रहा है, जिसके कारण किसानों की कृषि योग्य भूमि ध्वस्त हो रही है। स्थानीय लोगों ने जिलाधिकारी से काश्तकारों को मुआवजा दिलाने और उनकी खेती की जमीन को फिर से खेती के लिए बनाने की मांग की है। सर्वप्रथम हम मीडिया चैनलों का धन्यवाद करते हैं। हमारा यहाँ पर आने का खास मकसद है कि खड़िया खनन से हम बड़े परेशान हैं। जैसे लीज ओनर प्रताप सिंह गड़िया उडुला लीज ओनर है, जिससे कि 7-8 साल हम प्रार्थना पत्र लेके DM साहब के ऑफिस में कई दफ़े आ चुके हैं और मीडिया भी ले चुके हैं। हमें 10 साल के संघर्ष से फिर भी हमें खेत मुआवजा मिला है। हमारा यही प्रार्थना है DM साहब से कि हमारा खेत मुआवजा गरीब किसानों को मिलना चाहिए और खेत बनाया जाए ताकि हम आगे वो उसमें खेती कर सकें। हमारे चलने के लिए कोई रास्ता नहीं है, नाले नहीं है, गधेरे नहीं है, जिससे हम बहुत परेशान हैं। हम ये चाहते हैं, हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमको और खेत मुआवजा मिल जाए और खेती करने के लिए खेती बनाया जाए। हमारा ये रिक्वेस्ट है। और हमारे इलाके में लगभग 7-8 लीज ओनर हैं और हमें बहुत परेशानी है उनसे। करीब दिन में ट्रक चलते हैं, 200-300 आगमन होता है, जिसमें से कि प्रदूषण फैलता है। सर DM साहब से क्या फरियाद लगाई, उस विषय में बताइए सर। DM साहब को हमने यही फरियाद लगाई कि साहब हमको खेत मुआवजा मिलना चाहिए और खेती करने लायक खेती बनाया जाए। राठौर ग्राम रीमा का निवासी हूँ। मेरी ज़मीन ग्राम उडुला में पड़ती है। वहाँ का पटवारी एक मेहता जी हैं। DM साहिबा के दरबार में हम आए थे, वहाँ भी एप्लीकेशन दी, कोई एक्शन नहीं हुआ अभी तक। खड़िया लीज होल्डर प्रताप सिंह पुत्र हया सिंह पुत्र प्रताप सिंह गड़िया जो ग्राम किरोली में निवास करता है, खेत धारकों को कोई मुआवजा नहीं दे रहा है। आज दूंगा कल दूंगा करके वर्षों बीता चुका है और गड़िया लीज होल्डर धारक खेत धारकों को कहता है, धमकी देता है कि मैंने कानून प्रशासन शासन सब खरीद के रखा है, आप कहीं भी जा सकते हो, रास्ता दिखाता है, वो खरीद रखे हैं। महोदय DM साहब से अनुरोध है कि एक बार हमारी तहस नहस भूमि का मौका जल्द से जल्द करवा दें और कम से कम 30 हेक्टेयर भूमि से कम ज़मीन नहीं है, वो बिल्कुल नाप ज़मीन है और वन पंचायत की है, फॉरेस्ट पंचायत की है, सब है। अभी तक कोई शासन प्रशासन ने बिल्कुल आंख बंद करके रखे हैं अभी तक। अब आपसे गुहार लगाते हैं कि DM साहब एक बार मौका जरूर कराएं। बागेश्वर के युवा इन दिनों अपने आसपास फैली विषैली गाजर और कुरी घास को नष्ट कर रहे हैं। यहाँ काफली गैर तहसील के युवाओं ने एक साथ मिलकर आसपास फैली विषैली गाजर और कुरी घास को नष्ट करने का अभियान शुरू किया है। युवाओं ने बताया कि सफाई अभियान चलाने के दौरान उन्होंने सबसे पहले 1 किलोमीटर के दायरे को साफ करने का लक्ष्य रखा है। यहाँ युवाओं ने अपने सफाई अभियान से लोगों को साफ सफाई का भी संदेश दिया है। बागेश्वर के नोडल अधिकारी कंट्रोल रूम से मिली सूचना के अनुसार आज सुबह 6 बजे तक एक दिन में बाहरी राज्य से आने वाले लोगों की संख्या 62 है, तो वहीं राज्य के विभिन्न जनपदों से आने वाले व्यक्तियों की संख्या 246 है।
इस प्रकार एक दिन में कुल 308 लोग सुबह से 6 बजे तक जनपद में आए हैं। अब तक जनपद में 48,580 प्रवासी आ चुके हैं, जिनमें से बाहरी राज्यों से आने वाले प्रवासियों की संख्या 25,837 है तथा राज्य के विभिन्न जनपदों से आने वाले प्रवासियों की संख्या 22,743 है, जिसमें से 44,459 व्यक्तियों द्वारा 14 दिनों की क्वारंटीन अवधि पूरी कर ली गई है तथा शेष कुल 4,121 अलग अलग क्वारंटीन सेंटरों में क्वारंटीन किए गए हैं। वहीं अब तक 3,549 व्यक्ति जनपद से बाहरी राज्यों व अन्य जनपदों तथा 1,726 लोग नेपाली मूल के व्यक्तियों को उनके घरों तक भेजा जा चुका है। बागेश्वर में बढ़ रहे कोरोना मामलों को लेकर सीएमओ डॉक्टर बीडी जोशी ने बताया कि जनपद से आज कोरोना वायरस संक्रमण की जांच के लिए 122 लोगों के सैंपल भेजे गए हैं। वहीं जिले से अब तक 7,899 सैंपल भेजे जा चुके हैं, जिनमें से अभी तक जनपद में कोरोना के 189 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिनमें से 172 मरीजों को ठीक होने के बाद उन्हें कोविड अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। वहीं बचे हुए 16 संक्रमित मरीजों का इलाज कोविड अस्पताल बागेश्वर में किया जा रहा है तथा एक मरीज की मौत हो चुकी है। वहीं जानकारी मिलने तक आज जनपद में कोरोना के 3 नए मामले सामने आए हैं। वहीं जिले में 3 मरीजों को ठीक होने पर डिस्चार्ज किया जा चुका है। बागेश्वर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।